हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आत्मकथ्य। दो चैप्टर अपन लोग अभी तक पढ़ के आए हैं। पहला वाला पद और दूसरा वाला राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोनों चैप्टर की अपन लोगों ने संदर्भ प्रसंग व्याख्या, प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं सब पढ़े हैं। अब थर्ड चैप्टर को भी इसी प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाठ का सारांश। पाठ के सारांश के बाद इस पाठ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के बाद कवि परिचय, अगर मतलब कवि हैं तो कवि परिचय और लेखक हैं तो लेखक परिचय, और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। तो कोशिश करेंगे कि 2 पार्टों में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और नहीं हो पाता है तो 3 पार्टों में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाठ का सारांश। अब पाठ के सारांश में आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन की वास्तविकता को व्यक्त किया है। ये जो कविता है आत्मकथ्य, ये लेखक तो पता है या रचनाकार आपको पता है, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं के बारे में बताया गया है। पहली बार यह कविता प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका में छपी थी। जो आत्मकथ्य कविता है इसके लेखक तो जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन इसका जब ये सबसे पहले ये छपी थी तो ये हंस पत्रिका में छपी थी। और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। ये बात दिमाग में बैठा ही रहना, अच्छी से याद रखना। पेपर में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली ये पूछ दे हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तब आपको बताना है प्रेमचंद। आत्मकथ्य कविता सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हंस पत्रिका में। आत्मकथ्य के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यह कविता छायावादी शैली में लिखी हुई है। यह कविता किस शैली में लिखी हुई है? छायावादी शैली में। अब छायावाद से मतलब याद आया कि ये जो जयशंकर प्रसाद है ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। जब अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे तब उसमें ये सब बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, और नाटक सम्राट भी जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन अपन आपको वीडियो में बता दिए हैं तो आप लिख सकते हो। जैसे एक बार दोबारा से देख करके वीडियो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें प्रसाद जी ने बताया है कि उनका जीवन सामान्य व्यक्ति का है। प्रसाद जी कहते हैं कि मैं लेखक हूं, अच्छी बात है, या कवि हूं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि मेरे जीवन में कोई विशेषता है, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। मेरा जीवन वैसे ही है जैसे एक साधारण व्यक्ति का, इसमें कुछ विशेष नहीं है। उन्होंने अपने मित्रों का ध्यान या मान रखने के लिए यह कविता लिखी है। उनके मित्र बार बार कहते हैं कि नहीं, आत्मकथा लिखो, आत्मकथा लिखो, तो उन मित्रों का मान सम्मान रखने के लिए यह कविता उन्होंने लिखी है। इसमें प्रसाद जी के स्वयं के जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है, मतलब खुद के जीवन के बारे में बताया गया है। उनके अनुसार इस नासवान संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ये जो संसार है, इस संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। अब किसी का कारण कुछ हो सकता है, किसी के दुख का कारण कुछ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी जरूर है। ऐसा किसने बताया है? प्रसाद जी ने। ठीक है, दुख का कारण प्रेमिका से बिछोह या मित्रों से धोखा। देखो हमने आपसे क्या बताया, दुख का कारण कुछ भी हो सकता है, सब लोगों के अलग अलग दुख है। किसी अब उस दुख का कारण किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। यहाँ प्रेमिका से बिछोह भी बोला गया है, और हो सकता है किसी के मित्रों ने धोखा दिया हो, ये बात बता रहे हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, यानी मेरा जीवन क्या है? साधारण है। मेरी आत्मकथा पढ़ करके लोग उपहास करेंगे। उपहास करने का मतलब होता है हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, सरलता व दुर्बलता से भरे मेरे जीवन में वह प्राप्त नहीं हो पाया जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था। तो जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि मुझे जो चीज प्राप्त करनी थी वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा जीवन क्या था? सरल था। दुर्बलता से भरा था, मतलब कठिनाइयों से भरा था। अपने छोटे जीवन की महान
कथा कैसे लिख सकता हूं। वो अपने मित्रों से बताते हैं कि जब मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं अच्छी बातें, या मैंने कोई विशेष कार्य किया ही नहीं, तो मैं आत्मकथा कैसे लिख दूं। अभी इसे लिखने का समय नहीं है, मेरी मौन व्यथा ही सही है। अभी इसे लिखने का समय ना होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत है। बस बात ये है कि अभी तक उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया। यदि कोई महान कार्य किया होता तो वो आत्मकथा लिखते। ये बात है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये था पाठ का सारांश। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, शुरुआत में पंक्तियां हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ये पंक्तियां अपन को पढ़ना है, एक एक शब्द का अर्थ अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पंक्तियां सीधी आ जाती हैं पेपर में, और इनकी हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ती है। तो आपको पहले समझाया भी जा रहा है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी हमने आपकी लिख रखी है, परेशान ना हो, ठीक है। और अच्छी बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां होंगी उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो इनको तो अच्छे से पढ़ ही लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक पद के संदर्भ प्रसंग व्याख्या याद करो, लेकिन समझो जरूर। जिन पदों की याद करने की आवश्यकता होगी मैं बताऊंगा कि ये तो भाई अच्छे से याद ही कर लो, लेकिन समझो तो सब, ठीक है। क्योंकि अब जब व्याख्या नहीं समझोगे अपन से चैप्टर नहीं बनता। तो देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप अर्थात यहाँ पर मन रूपी भौरे के लिए बोला है। गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भौरा गुनगुनाते हुए अपनी न जाने कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और आज वर्तमान समय में पेड़ों से कितनी पत्तियां सूख करके मुरझा करके गिर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पत्तियों का तात्पर्य नहीं है। मुरझाकर, यहाँ पत्तियां मुरझाकर के गिरने का मतलब है कि इस संसार में आज न जाने कितने लोग क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये बात बोली गई है। तो यहां पर उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। वास्तविकता किसको बताई है? इंसानों को, ठीक है, कि इंसान नष्ट हो रहे हैं, और तुलना किससे कर दी है? पत्तियों से। इंसान की तुलना कर दी है पत्तियां से। मुरझाकर के गिरने का मतलब है नष्ट हो रहे हैं। आई बात समझ में? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर अनंत नीलिमा मतलब इतना, अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, नीलिमा अर्थात आकाश में असंख्य, असंख्य मतलब होता है जिनकी कोई गिनती ना हो या जिनकी कोई संख्या ना हो। जीवन इतिहास, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस आकाश के नीचे, अनंत आकाश के नीचे असंख्य जीवन क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और जो भी अपने अपने बारे, मतलब कोई भी व्यक्ति है अपने बारे में कुछ लिखता है, तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं? उससे, उसके बारे में पढ़ करके, उसके बारे में देख करके या कुछ भी है, उसका उपहास ही करते हैं। तो ये लोग जो लिख जाते हैं वो अपना उपहास उड़ाते हैं, अर्थात हंसी उड़वाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बेटी। लेकिन मित्रों, अगर आप अभी भी कहते हो कि नहीं आप आत्मकथा लिखो, तो तुम्हारा मान सम्मान रखने के लिए मैं यह आत्मकथा लिखता हूं। देखो, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को बताए दे रहा हूं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। मेरी आत्मकथा को सुनकर के तुम्हें लगता है कि सुख पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। मेरे जीवन की जो गागर है, अर्थात मेरा जो जीवन है, रीति मतलब खाली की खाली है। आप जो सोच रहे हो आपको वो मिलने वाला नहीं है। तो ये थी व्याख्या। अब देखो, यही आ जाता है तो आपको सबसे पहले संकेत लिखना है। मधुप गुनगुना डॉट 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 गागर रीति। संदर्भ सबसे बन जाएगा, जिसने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अगर पढ़ा है, संदर्भ उसको आसानी से याद हो जाएगा। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? पाठ के बारे में लिखते हैं, या किस किताब से लिया गया है, ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, इतना लिखते बस। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के आत्मकथ्य नामक पाठ से ली गई हैं, और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। और एक बात सुन लो, ये संदर्भ यहाँ लिखा, अब पूरे पाठ के जितने भी पद हैं उन सभी में ये संदर्भ सेम रहेगा। वहां पर आपको संदर्भ लिखा नहीं मिलेगा, संदर्भ की जगह पे आपको पूर्वत लिखा मिलेगा। समझ में आई बात? चलो, प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस नासवान संसार में दुखद कथाएं भरी पड़ी हैं।
जो कि पहले बताया है। इनको आत्मकथा में के रूप में लिखना उपहास का कारण बनता है। वो ये बता रहे हैं कि हम मेरी भर बात नहीं है कि मुझे दुख है, इस संसार में हर एक आदमी को दुख है, और अगर वो अपने दुख बताता है तो लोग उसका हंसी उड़ाते हैं, अर्थात वो हंसी का पात्र बन जाता है। तो ये था प्रसंग। अब व्याख्या वो है जो कि मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। तो व्याख्या बिल्कुल एक बार पढ़ बस लेना है, समझा मैं चुका हूं आपको। देखो, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि गुंजार करते हुए मोरे पता नहीं अपनी कौन सी दुखद कहानी सुना रहे हैं। पहली लाइन है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसी का अर्थ है। और आज कितनी ही पत्तियां डालियों से सूख करके गिर रही हैं, मुरझा कर गिर रही कितनी पत्तियां देखो आज घनी, ठीक है। अर्थात अनगिनत जीवन नष्ट हो रहे हैं जिनकी अपनी व्यथा, व्यथा मतलब होता है कष्ट, की कथा है, अर्थात कहानी है। इस विस्तृत आकाश के नीचे अनेक आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं जिनको लिखने वाले ने स्वयं को लोगों के उपहास का कारण बनाया है। आशा यह है कि आत्मकथाओं का मजाक बनाया जाता है। प्रसाद जी अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या इन सबको देखने के बावजूद भी तुम चाहोगे कि मैं अपनी कमजोरियों से, दुर्बलताओं था ना वहां पर, हाँ, मैं अपनी कमजोरियों से भरी आत्मकथा लिखूं, या तुम मेरी खाली जीवन जो है उसकी आत्मकथा को पढ़ करके सुख पाओगे। ये बातें क्या है, पंक्तियों का अर्थ है आपको बता दिया गया है। अब संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है, अर्थ लिखना पड़ता है, और एक चीज और आती है लास्ट में, विशेष। तो विशेष लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, विशेष में कवि जो है उनकी भाषा लिखी जाती है कि इनकी भाषा कौन सी है, ठीक है। तो एक विशेष तो यहीं से क्लियर हो जाता है, और दूसरा ये किससे संबंधित है। अगर ये दो चीजें आपको बनती हैं, ठीक है, तो आपसे विशेष आसानी से हर एक पद का बन जाएगा। और अलंकार तो आप तलाशे जाते हो, कुछ ना तलाश पाओ तो कम से कम क्या बोलते हैं, अनुप्रास तो तलाश ही लेते हो, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया था एक जगह मानवीकरण किया था ना। चल, यह है विशेष। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। कभी अपनी कमजोरियों का बखान नहीं करना चाहता है, तो ये होगा इसके विशेष। बात आई समझ में, ठीक है। तो याद कर लेना, ये शुरुआत के दो विशेष तो सब में लिख देना, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, ठीक है। दो ही याद कर लो, आप सभी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही दो ही लिखने पड़ते हैं अपन को विशेष, दो से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं आगे, आगे की चार पंक्तियां। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना टरी सरल, यह विडंबना अरी है, ठीक है। सरलते वहां टरी की जगह पे देख लेना अच्छे से। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ कभी आगे और कहते हैं कि किंतु ऐसा ना हो कि, अर्थात ऐसा ना हो कि तुम सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ अच्छी बात मिलेगी और मैं आत्मकथा लिख दूं, और अंत में तुमको ये लगे कि यार मैंने गलत किया क्योंकि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अंत में तुम्हें ही पछतावा होगा कि यार गलती की, इनका तो जीवन बिल्कुल दुखों से भरा हुआ है, उसमें मुझे कोई आनंद नहीं आया। इनका रस रूपी गागर क्या थी, खाली थी, और उस को मैंने क्या कर लिया है, अब उनकी गागर जो खाली गागर है उससे मैंने अपनी गागर को क्या कर लिया है, भर लिया है। तो आपको पछतावा होगा, ये कह रहे हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलूं अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो आगे कभी कहते हैं कि देखो इन बातों से आप लोग क्या करोगे, या तो मैं अगर बता देता हूं तो आप मेरी हंसी ही उड़ाओगे, और या फिर मेरे कष्टों को मैं जैसे ही आपको बताऊंगा तो आप भूलूं अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मतलब वो ये कह रहे हैं मैं दूसरों की आत्मकथा को सुन सुन करके, पढ़ करके, देख करके समझ गया हूं कि लोग हंसी ही उड़ाते हैं। तो संदर्भ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, संदर्भ वही है जो पहले बताया था, बस प्रसंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले संकेत हो जाएगा किंतु, किंतु से लेकर के, किंतु कहीं डॉट 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 दिखलाऊं मैं, संदर्भ हो गया पूर्वत। इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलताओं को लिख करके स्वयं का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूं या उड़वाना चाहता हूं। अर्थ देखिए, इन पंक्तियों में प्रसाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रसीहीन खाली मटकी जैसे जीवन के विषय में पढ़ करके तुम अपने आप को दोषी मानने लगो। ऐसा ना लगने लगे कि तुमने ही मेरे जीवन का रस चुरा लिया है और अपनी आनंद की मटकी को भर लिया है। मैं अपनी भूलों और ठगे जाने की आत्मकथा लिखना, अपनी कमजोरियों का मजाक बनाना,
मुझे मतलब अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूं तो मुझे स्वयं का मजाक बनाना लगता है। मैं अपनी कमजोरियों को औरों को नहीं दिखाना चाहता हूं। क्लियर हो गया? तो ये था इसका अर्थ। अब देखना है विशेष। तो विशेष वही है, आप वही के वही लिख दो, परेशान ना हो। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है, उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग है, कभी अपनी सरलता का उपहास नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो पंक्तियां हैं, ये उज्जवल गाथा, ये मैं कहता हूं ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत आईएमपी है। इसके पहले वाली जो थी 4 पंक्तियां, वो आईएमपी नहीं थी। एक तो शुरुआत की थी, मधु गुनगुना कर कह जाता। ठीक है, और ये वाला, ये तो कई बार पेपर में आया है, आप अगर पेपर उठा करके देखोगे तो आपको मिलेंगे। तो कृपया करके इन चारों पंक्तियों के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब बच्चे को याद कर लेनी है। देखते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर यूं भाग गया। ठीक है, ये पंक्तियां, इसका संकेत आपको उज्जवल गाथा डॉट 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 और लास्ट में भाग गया। समझ में आ गया? संदर्भ वही, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ आत्मकथ्य से लिया गया है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, प्रसंग अब ये आपको लिखा मिलेगा। अब पहले इसका आप अर्थ समझ लो, सब लिखा मिलेगा। देखते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यहां जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं उन चांदनी रातों की स्वच्छ या कहा जाए तो अच्छी गाथा कैसे आप लोगों से कहूं। ठीक है, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो खिलखिला करके जो बातें हो रही थी, उन बातों की कहानी मैं आप लोगों से कैसे कहूं। अब ये बातें किससे कर रहे थे? तो ये बातें कर रहे थे अपनी प्रेमिका से। किससे कर रहे थे? प्रेमिका से। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि मैं जो सुख, मुझे जिस सुख की कल्पना थी या मैं जो सुख चाह रहा था, वो मुझे सपने में भी क्या वो मैं मुझे नहीं मिला। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर यो भाग गया। आलिंगन में आने का मतलब होता है बाहों में भरना। मैं सपने में देख रहा था कि मुझे वो सुख प्राप्त होने वाला है, और जैसे ही मैं उस सुख को बाहों में भरना चाह रहा था, कितने में मेरी नींद खुल गई और वो मुझसे क्या हो गया? दूर हो गया। तो ये बात बता रहे हैं कवि। अब देखते हैं इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से है। ये तो हमने आपको समझा दिया, अब आपको लिखना है ऐसे। ठीक है, यह है उज्जवल गाथा, संकेत हो गया, संदर्भ आपको बता दिया गया था, प्रसंग में है। इन पंक्तियों में कवि ने मधुर पाने की जो इच्छा व्यक्त की है, उसके पूरा ना होने की वेदना भी व्यक्त की है। बताया था ना, जो सुख वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाया। अर्थ, कवि कहते हैं कि अपने प्रिय के साथ बिताई जीवन की मधुर रातों की कहानी किस प्रकार सुनाऊं। वे खिलखिलाकर हंसते, जो बातें होती थी अब वे किस प्रकार बताई जाए, क्योंकि वह प्रेम इनका क्या रहा? असफल रहा। वे कहते हैं कि मैंने जीवन में जो सुख का स्वप्न देखा था वह मिल नहीं पाया। वह सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा करके क्या हो गया है? भाग गया। इस तरह प्रिय मिलन का इनका स्वप्न अधूरा रह गया है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आते हैं अपनी विशेष। ये वाला पद हम आपसे फिर से कह रहे हैं, पढ़ लेना अच्छे से, आता है पेपर में। हाँ, तो विशेष वही शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। कवि का मधुर मिलन अधूरा रह गया है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ये जो अब अगली 4 पंक्तियां हैं, ये अगर आपको याद हो जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ बस लो इनको। इनको अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुरानी वाली छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो आपको याद करना है। जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथे बनी थके पथक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जिनके अरुण कपोलों, अरुण मतलब होता है लालिमा लिए हुए। क्या होता है? लालिमा, जैसे सुबह का सूर होता है ना, ठीक है, वो लाल लाल होता है, उसी तरीके से। जिनके अरुण कपोलों, कपोलों मतलब होता है गालों की मतवाली सुंदर छाया में, कभी ये कहते हैं कि जिनके लालिमा लिए हुए गालों की मतलब सुंदर छाया में, अर्थात मदमस्त करने वाली छाया में अनुरागनी उषा लेती थी। अनुरागनी मतलब होता है प्रेम रूपी, उषा मतलब होता है सुबह। क्या होता है? ठीक है, निज सुहाग मधुमाया में। तो वो कह रही है कि मतलब प्रेम रूपी भोर, ठीक है, प्रेम रूपी
जो उषा अर्थात भोर है वो भी इन्हीं से कहा गया है कि सुहाग क्या करती थी, लेती थी। उनकी स्मृति पाथे बनी थके पथक की पंथा की। और वो आगे बताते हैं कि उनकी स्मृति अर्थात प्रेमिका की जो स्मृति अर्थात जो यादें हैं वो पाथेय बनी। पाथेय मतलब होता है रास्ते, राहगीर को सहारा दिलाने वाला, ठीक है, उसको पाथेय बोला जाता है। थके पथक की पंथा की, तो कभी कहते हैं कि पत्नी सॉरी प्रेमिका की यादें ही मेरे लिए क्या बनी है, सहारा बनी है, ठीक है। अर्थात थके हुए राहगीर की, जैसे थके हुए राहगीर के लिए पाथेय होता है, उसी प्रकार से मेरे लिए, मेरे जीवन में भी प्रेमिका की यादें ही क्या है, मेरे लिए पाथेय बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो आप लोग मेरे जीवन की पुरानी जो बुराइयां या पुराने जीवन की जो घटनाएं हैं, जो यादें हैं, मैं उनको दबा चुका हूं। अब धीरे धीरे करके आप लोग क्यों उनको उधेड़ना चाहते हो या कुरेदना चाहते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा दुख और अधिक बढ़ेगा, कम होने का नाम ना लेकर के दुख क्या होगा, बढ़ेगा। चलो आगे देखते हैं। संदर्भ आपको बताना नहीं है, प्रसंग बस बताना है। देखें तो ये मैंने संकेत लिख दिया पूर्वत, और संदर्भ क्या लिख दिया, पूर्वत प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताई स्मृतियों को कुरेदने पर आपत्ति जताई है, ठीक है। सीवन उधेड़ने के लिए बोला गया वहां पर। अर्थ, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो मेरी प्रिय थी, सॉरी प्रिया थी, क्या होता है कि अगर लड़का होता है तो उसको प्रिय बोला जाता है, लड़की को क्या बोला जाता है, प्रिया बोला जाता है, ठीक है। अर्थात प्रेमी को प्रिय बोला जाता है और प्रेमिका को प्रिया बोला जाता है, बस इतनी बात याद रखे रहना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मेरी प्रिया थी उनके लाल गालों पर छाई लालिमा, अरुण कपूर थे ना वहां पर, उसी का अर्थ है। लाल गालों पर छाई लालिमा अत्यंत सुंदर और मदमस्त बना देने वाली थी। उन गालों की लालिमा से प्रतीत होता है कि माधुर्य भी अपनी मांग में भरने के लिए सौभाग्य का सिंदूर उसी से लिया करती थी। आज मुझ थके हुए राहगीर के उस प्रिय की यादें मेरे जीवन की यात्रा का सहारा बनी हुई है। मैं उसी संबल से जीवन बिताने की शक्ति जुटा पा रहा हूं। तो मित्रों, क्या तुम मेरी यादों की सलाई उधेड़कर मेरे पीड़ित हृदय को देखना चाहते हो, अर्थात मेरी यादों को कुरेदना चाहते हो, ठीक है। ये बात थी। अब आगे देखो विशेष, तो विशेष वही लिख देना है आपको दो, अब बताऊंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। यही है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, उसी समय भी थकी नहीं सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं कहूं। कवि ये बताते हैं कि मेरा जीवन छोटा सा है, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है, और महान कार्य नहीं किया है तो मैं छोटी छोटी जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को मैं कैसे आत्मकथा में लिख सकूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की आत्मकथा सुनूं, औरों की सुनूं, और मैं अपने लिए क्या रहूं, मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और मेरी जो भोली भाली आत्मकथा है उसके बारे में अगर सुन भी लोगे तो आपका क्या भला हो जाएगा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अभी तक कोई महान कार्य नहीं किया है, ठीक है। चल, तो यह है आपका संकेत, संदर्भ, प्रसंग में देखें। इन पंक्तियों में कवि स्वयं को सामान्य मानता है, जिसकी आत्मकथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी समझाया है दोबारा से पढ़ लेते हैं अपन। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत साधारण है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिखा जाए, इसलिए आत्मकथा में अपनी यश गाथा कैसे लिखूं। ऐसी स्थिति में यही उचित है कि मैं औरों की आत्मकथा सुनता रहूं। वे मित्रों से पूछते हैं कि तुम मेरे भोले भाले जीवन की आत्मकथा सुनकर के क्या करोगे। मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर की जो पीड़ा है वह शांत हो गई है, अर्थात वह पीड़ा चुप हो गई है। आत्मकथा लिखने की जो पीड़ा है, जो या फिर मेरे पुरानी यादें हैं, वो धीरे धीरे उनको क्या करता जा रहा हूँ, भूलता जा रहा हूँ, और आप उसको दोबारा से याद दिलाओगे तो कष्ट और ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं अपने विशेष पर, ठीक है। चलिए, तो विशेष वही है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, और वही बात है, कवि का मधुर मिलन अधूरा रह गया है और वो दोबारा से उन बातों को याद नहीं करना चाहता है। आपको तीसरा याद हो या ना हो, अब दो तो आपको याद ही हो गए होंगे। तो ये था अपना आज की क्लास, अपन कंप्लीट करते हैं, पहला वाला पार्ट कंप्लीट होता है।
दूसरे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाने का कारण ये है, मैं ये चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई आपकी हो जाए। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। नेक्स्ट वाले पार्ट में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। जयराम जी की